इंसानों पर तेंदुए के हमले आमतौर पर रात के समय होते हैं और अक्सर गांवों के करीब होते हैं। तेंदुओं द्वारा रात में मानव आवासों में जबरन घुसने और नींद में निवासियों पर हमला करने की कई घटनाएं प्रलेखित की गई हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के दो आदमखोर तेंदुओं में से जिन्होंने कुल मिलाकर 525 लोगों को मार डाला था, में से पन्नार का आदमखोर हैजा के बहुत गंभीर प्रकोप के बाद लोगों का शिकार करने लगा था, जबकि रुद्रप्रयाग के आदमखोर ने 1918 के इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद लोगों को मारना शुरू किया था। ये दोनों तेंदुए विशेष रूप से भारत के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के निवासियों के लिए घातक साबित हुए थे। पन्नार का आदमखोर रुद्रप्रयाग के आदमखोर की तुलना में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन उसने रुद्रप्रयाग के हत्यारे तेंदुए की तुलना में अधिक लोगों को मार डाला था। आज की कहानी उस तेंदुए की है जिसने 400 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। द पन्नार मैन ईटर, पन्नार का आदमखोर। जब मैं 1907 में चंपावत आदमखोर का शिकार कर रहा था, तब मैंने एक आदमखोर तेंदुए के बारे में सुना जो अल्मोड़ा जिले की पूर्वी सीमा पर गांवों के निवासियों को आतंकित कर रहा था। ये तेंदुआ, जिसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में सवाल पूछे गए थे, उसे कई नामों से जाना जाता था। मैं उस जानवर को पन्नार आदमखोर के नाम से जानता था और इसलिए मैं अपनी कहानी के उद्देश्य के लिए इस नाम का उपयोग करूंगा। वर्ष 1905 से पहले के सरकारी अभिलेखों में आदमखोर जानवरों का कोई जिक्र नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि चंपावत बाघ और पन्नार तेंदुए के आगमन तक कुमाऊं में आदमखोर जानवर अज्ञात थे। इसलिए जब ये दो जानवर, जिन्होंने मिलकर 836 मनुष्यों को मार डाला, प्रकट हुए, तो सरकार को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई मशीनरी नहीं थी और सरकार को शिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मदद मांगने के लिए निर्भर होना पड़ा। दुर्भाग्य से उस समय कुमाऊं में बहुत कम स्पोर्ट्समैन यानी शिकारी थे जिनका अनुभव इस नए खेल के प्रति कम था, जिसमें एक आदमखोर को मारना था, ना कि एक आम बाघ या गुलदार को। यह काम उतना ही खतरनाक था जितना विल्सन ने सोलो अटेम्प्ट किया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। मैं स्वयं आदमखोरों के बारे में उतना ही अज्ञानी था जितना विल्सन एवरेस्ट के बारे में था, पर मैं अपने प्रयास में सफल रहा जहां विल्सन स्पष्ट रूप से असफल रहा। यह पूरी तरह से भाग्य का खेल था। जब मैं चंपावत बाघ को मारने के बाद नैनीताल में अपने घर लौटा, तो सरकार ने मुझसे पन्नार के आदमखोर तेंदुए को शूट करने के लिए कहा। उस समय मैं अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और इस कार्य को करने के लिए समय निकालने में कई सप्ताह बीत गए। और फिर जैसे ही मैं अल्मोड़ा ज़िले के बाहरी इलाके में जाने के लिए तैयार हुआ, जहां तेंदुआ सक्रिय था, मुझे नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर बर्थोल्ड से एक अर्जेंट रिक्वेस्ट प्राप्त हुई कि मैं मुक्तेश्वर जाऊं और वहां के लोगों की मदद करूं जो एक नरभक्षी बाघ के आतंक से पीड़ित थे। बाघ का शिकार करने के बाद मैं पन्नार तेंदुए की खोज में निकल पड़ा। मैंने पहले उस विशाल क्षेत्र का दौरा नहीं किया था जहां इस तेंदुए ने अपनी हुकूमत जमा रखी थी। मैं तेंदुए के बारे में सब कुछ जानने के लिए अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर स्टिफ से मिलने गया। उन्होंने मुझे दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया, मुझे उस क्षेत्र के नक्शे उपलब्ध कराए जहां तेंदुआ शिकार कर रहा था, और फिर मुझे जाने के समय शुभकामनाएं देते वक्त थोड़ा झटका दिया, मुझसे ये पूछकर कि क्या मैंने सभी खतरों पर विचार किया, और ये सलाह दी कि मैं अपनी वसीयत तैयार कर लूं, क्योंकि ये काम बहुत ही खतरनाक है। मुझे दिए गए नक्शों से पता चला कि प्रभावित क्षेत्र जाने के लिए दो रास्ते थे। एक पिथौरागढ़ रोड पर पनवा नौला के माध्यम से और दूसरा दाबीधुरा रोड पर लमगारा के माध्यम से। मैंने दूसरा रास्ता चुना और दोपहर के भोजन के बाद अच्छे मन से
बिना अपनी वसीयत के बारे में सोचते हुए एक नौकर को साथ में लेकर निकल पड़ा। 4 और आदमी मेरा सामान ले जा रहे थे। मैं और मेरे लोग पहले से ही खैरना से 14 मील की कड़ी पैदल यात्रा कर चुके थे, लेकिन युवा और फिट होने के कारण हम दिन खत्म करने से पहले एक और लंबी यात्रा करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे पूर्णिमा का चांद उग रहा था, हम एक छोटी सी अलग थलग इमारत में पहुंचे। दीवारों पर लिखी इबारतों और इधर उधर पड़े कागज के फटे टुकड़ों से हमने अनुमान लगाया कि इस इमारत का उपयोग एक स्कूल के रूप में किया जाता था। मेरे पास कोई टेंट नहीं था और क्योंकि इमारत का दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैंने अपने आदमियों के साथ आंगन में रात बिताने का फैसला किया। ये पूरी तरह से सुरक्षित कदम था क्योंकि हम अभी भी आदमखोर के क्षेत्र से कई मील दूर थे। मैं बंद दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा था और धूम्रपान कर रहा था। मेरे नौकर ने सड़क के पास की निचली दीवार पर मटन की एक लेग रखी थी और आग पर ध्यान देने के लिए जब वह पीछे मुड़ा, तभी मैंने दीवार पर एक तेंदुए का सिर देखा जो मटन की लेग के करीब मुझे दिखाई दिया था। मंत्र मुक्त होकर मैं निश्चल बैठा रहा और देखता रहा क्योंकि तेंदुआ मेरी ओर देख रहा था, और जब वह आदमी कुछ फीट दूर चला गया तो तेंदुए ने मांस पकड़ लिया और सड़क के उस पार जंगल में घुस गया। मांस को कागज की एक बड़ी शीट पर रखा गया था जो उससे चिपकी हुई थी, और जब मेरे नौकर ने कागज की सरसराहट सुनी और देखा तो उसे लगा कि कोई कुत्ता उसे लेकर भाग रहा है। वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह किसी कुत्ते से नहीं बल्कि एक तेंदुए से निपट रहा है, तो उसने अपनी दिशा बदली और मेरी ओर तेज गति से दौड़ने लगा। पूर्व में सभी गोरे लोगों को थोड़ा पागल होने का श्रेय दिया जाता है, दोपहर की धूप में घूमने के अलावा अन्य कारणों से भी। और जब उसने पाया कि मैं हंस रहा था, तो मेरे नौकर ने सोचा कि मैं अपने जैसे अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक पागल हूं, क्योंकि उसने बहुत कठोर स्वर में कहा, यह तुम्हारा ही खाना था जिसे तेंदुआ उठा ले गया, और अब मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए और कुछ नहीं है। हालांकि बाद में उसने मेरे लिए खाना तैयार किया जिसका उसे श्रेय मिला, और मैंने भी खाने के साथ उतना ही न्याय किया जितना उस भूखे तेंदुए ने उस मटन के लेग के साथ किया होगा। मतलब पूरा खाना सफा चट कर दिया। अगली सुबह जल्दी शुरुआत करते हुए हम भोजन के लिए लमगारा में रुके और शाम तक डोल डाक बंगले पर पहुंच गए जो आदमखोर क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित था। सुबह अपने आदमियों को बंगले पर छोड़कर मैं आदमखोर की खबर लेने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए और तेंदुए के पगमा के लिए जुड़ी हुई पगडंडियों की जांच करते हुए मैं देर शाम एक पत्थर से बने मकान में पहुंचा। स्लेट की छत वाला यह घर कुछ एकड़ खेती योग्य जमीन पर स्थित था और घने जंगल से घिरा हुआ था। इस घर की ओर जाने वाले फुटपाथ पर मुझे एक बड़े नर तेंदुए के पगमार्क मिले। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा तो एक आदमी मुझे एक छोटी सी बालकनी में दिखाई दिया और वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुझसे मिलने के लिए आया। वह एक युवक था, लगभग 22 वर्ष का, जो बहुत संकट में दिखाई दे रहा था। क्योंकि अप्रैल का महीना था और बहुत गर्मी थी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली रात जब वो आदमी अपनी पत्नी के साथ घर के इकलौते कमरे के फर्श पर सो रहा था, तो दरवाज़ा खुला होने के कारण आदमखोर तेंदुआ बालकनी से चढ़कर उसके कमरे में आ पहुंचा और उसकी पत्नी का गला पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर खींचना शुरू कर दिया। आदमखोर ने अपने नोकीले दांत उस औरत के गले में पूरी तरह से गाड़ दिए थे, जिससे उसके गले में 2 बड़े और गहरे छेद हो गए थे। उस समय दबी आवाज में चिल्लाने के साथ महिला ने अपने पति के चारों ओर हाथ पांव मारे, जिसे उसके पति ने तुरंत महसूस किया कि आखिर हो क्या रहा है। लड़के ने एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से दरवाजे को धक्का मारा ताकि तेंदुआ उसकी पत्नी से दूर हो जाए, और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। तेंदुए ने दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की। सारी रात आदमी और उसकी पत्नी ने कमरे के एक कोने में दुबक के गुजार दी। कमरे का गर्म होना और उसमें वेंटिलेशन के ना होने से
महिला के घाव में सेप्टिक डेवलप होना शुरू हो गया और सुबह तक उसकी पीड़ा और भय ने घायल होने के साथ उसे बार बार बेहोश करना शुरू कर दिया था। दिन भर वो आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा, इस डर से कि कहीं तेंदुआ वापस ना आ जाए और उसे उठा ना ले जाए। वह उसे छोड़ने से बहुत डरा हुआ था। इसी के साथ वह अपने निकटतम पड़ोसी के घर से मदद लाने के लिए भी डर रहा था, क्योंकि उसे रास्ते में 1 मील के घने जंगल का सामना करना पड़ता। जैसे दिन ढल रहा था, वह अभागा आदमी एक बार फिर आतंक की एक और रात का सामना करने से कतरा रहा था। मुझे घर की ओर आते देख और नीचे आके जब उसने अपनी कहानी सुनाई, तो मैंने उसे आश्वासन दिया कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आज की रात उसी के पास गुजारने वाला था। मेरे सामने एक कठिन परिस्थिति आ गई थी। उस समय मैंने उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक चिकित्सा किट यानी फर्स्ट एड किट प्रदान करने के लिए सरकार से संपर्क नहीं किया था, जहां कोई नरभक्षी था। इसलिए वहां कोई चिकित्सा या अन्य प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। मदद केवल अल्मोड़ा में मिल सकती थी, जो 25 मील दूर था। उस महिला के लिए मदद लाने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ता, और इसका मतलब होता कि उस आदमी को वहां अकेले छोड़ के जाना, क्योंकि वह पहले ही इतना सब कुछ भुगत चुका था, और उस कमरे में एक और रात अकेले गुजारना तेंदुए के लौटने की संभावना के साथ निश्चित रूप से उसे पागल खाने में पहुंचा देता। उस महिला को, जो लगभग 18 वर्ष की थी, तेंदुए ने हमले के दौरान उसकी छाती पर अपने पंजों से बहुत गहरे जख्म दे दिए थे। उस छोटे से कमरे की गर्मी में, जिसमें केवल एक दरवाजा था और कोई खिड़कियां नहीं थी, जहां मक्खियां भिन भिना रही थी, ने लड़की के घावों में सेप्टिक जमा दिया था, और चाहे चिकित्सा सहायता प्राप्त की जा सके या नहीं, उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए मदद के लिए जाने के बजाय मैंने उस आदमी के साथ वहां रात को रुकने का फैसला किया। उस लड़की को तकलीफ में देखना एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। बालकनी, जो करीब 15 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी थी और जिसकी सीढ़ियां चीड़ के पेड़ से बनी हुई थी, उसके नीचे लकड़ियां इकट्ठा करने की एक जगह थी। उस आदमी ने मुझसे उसके और उसकी पत्नी के साथ कमरे में रहने की विनती की, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि कमरे में इतनी तेज गंध थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए हमने बालकनी के नीचे एक छोर से कुछ लकड़ियां हटाई, जिससे एक छोटी सी जगह खाली हो गई, जहां मैं दीवार की ओर पीठ करके बैठ सकता था। अब रात होने लगी थी, इसलिए पास के झरने पर नहाने और पानी पीने के बाद मैं अपने कोने में जा बैठा और उस आदमी से कहा कि वह अपनी पत्नी के पास जाए और कमरे का दरवाज़ा खुला रखे। सीढ़ियों पर वह जैसे ही चढ़ा, उसने मुझसे कहा कि तेंदुआ आपको ज़रूर मार डालेगा साहब। और फिर मैं क्या करूँगा? दरवाज़ा बंद कर लेना, मैंने जवाब दिया, और सुबह होने का इंतज़ार करना अगर ऐसा हुआ तो। पूरनमाशी पूर्ण रूप से 2 रात दूर थी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अंधेरा हो जाया करता था, बादलों की वजह से। यह अंधकार का वह दौर था जो मुझे चिंतित कर रहा था। मुझे आधा घंटा हो चुका था वहां बैठे हुए। एकदम से मुझे एक जयकॉल की जोरदार कॉल सुनाई दी, मानो कि जैसे वह अपने फेफड़े फाड़ के फ्यों फ्यों चिल्ला रहा हो। मैं समझ गया कि तेंदुआ कहीं आसपास ही है। शिकार करते समय या किसी शिकार के पास पहुंचते समय तेंदुए बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसलिए मैं उसके इंतजार में बैठ गया। मुझे लगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होगा और शायद मुझे देख रहा होगा, परंतु तेंदुआ नहीं आया। या तो उसने मुझे देख लिया था, क्योंकि उस लड़के से ये जानने के बाद कि तेंदुआ सुबह तक दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके यहाँ भटकने की संभावना थी तो सही, और शायद रात होने का इंतज़ार कर रहा होगा ताकि वो एक बार फिर हमला कर सके। समय बीतता गया। सियार ने आवाज़ देना बंद कर दिया। चांद पहाड़ियों पर आ गया और मेरे सामने की ज़मीन शानदार रोशनी से भर गई। कहीं भी कोई हलचल नहीं दिख रही थी, और पूरी दुनिया में जो एकमात्र आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह मेरे ऊपर के कमरे में उस अभागी लड़की की सांसों की थी, जो अधमरी हालत में थी। आखिरकार सुबह हुई।
जैसे ही मैंने अपना कोना छोड़ा और अपनी हड्डियों को आराम दिया, जो कि कठोर जमीन पर घंटों तक बिना हिले डुले बैठने की वजह से काफ़ी दुख रही थी, तभी उस लड़की का पति मेरे पास नीचे आया। कुछ जंगली रास्पबेरीज के अलावा मैंने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। मैंने उस आदमी को अलविदा कहा और 8 मील दूर दाबीदुरा के डोल डाक बंगले में अपने लोगों के साथ फिर से शामिल होने और लड़की के लिए सहायता बुलाने के लिए निकल पड़ा। मैं कुछ ही मील चला था जब मेरी मुलाकात मेरे आदमियों से हुई। मैं लंबे समय से गायब था। इसी बात से चिंतित होकर उन्होंने मेरा सामान पैक कर दिया था, डाक बंगले पर मेरे बिल का भुगतान भी कर दिया था और फिर मेरी तलाश में निकल पड़े थे। जब मैं अपने आदमियों से बात कर रहा था तभी वहां रोड ओवरसियर आ गया, जिसका मैंने टेम्पल टाइगर की कहानी में जिक्र किया था। वह एक मजबूत भूटिया टट्टू पर सवार था और जब वह अल्मोड़ा जा रहा था तो उसने खुशी खुशी मेरा एक पत्र स्टिफ तक पहुंचाने का काम किया। मेरा पत्र मिलते ही स्टिफ ने लड़की के लिए चिकित्सा सहायता भेजी, लेकिन तब तक लड़की को अपनी पीड़ा से मुक्ति मिल चुकी थी। ये वही रोड ओवरसीयर था जिसने मुझे उस मानव हत्या के बारे में सूचित किया था जो मुझे डाबीदुरा ले गया था, जहां मेरी मुलाकात अब तक के सबसे दिलचस्प और सबसे रोमांचक शिकार अनुभवों में से एक से हुई थी। पिछली बार जब मैं यहाँ टेम्पल टाइगर को मारने आया था, जिसे मैं मार नहीं पाया था, तब मैंने डाबीदुरा मंदिर के बूढ़े पुजारी से पूछा कि क्या इस आदमखोर तेंदुए को उस टाइगर की तरह भगवान से सुरक्षित रहने का वरदान प्राप्त हुआ है क्या। तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं नहीं साहब, इस शैतान ने मेरे मंदिर में पूजा करने आए कई लोगों को मार डाला है। मैंने उनसे कहा कि मैं वापस जरूर आऊंगा इस तेंदुए का खात्मा करने के लिए। तभी वे बोले कि जब तुम उसे गोली मारने वापस आओगे तो मैं सुबह शाम तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारा जीवन चाहे कितनी भी खुशियों से भरा क्यों ना हो, उसमें कुछ ऐसे पल भी होते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार से याद करते हैं। मेरे लिए ऐसा समय साल 1910 का था, क्योंकि उस वर्ष मैंने मुक्तेश्वर के आदमखोर बाघ और पन्नार के आदमखोर तेंदुए को मार गिराया था। और इन दोनों के बीच मेरे लोगों और मैंने बिना किसी मैकेनिकल साधन के मोकामा घाट पर 5,500 टन का माल पहुंचाने का एक सर्वकालिक रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। पनार तेंदुए को गोली मारने का मेरा पहला प्रयास अप्रैल 1910 में किया गया था। मुझे नहीं पता था कि 400 लोगों को मारने के बाद इस तेंदुए ने कितने और लोगों को मार डाला था, क्योंकि सरकार द्वारा कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया था और हाउस ऑफ कॉमन्स में इस विषय पर पूछे गए सवालों के बारे में भारतीय प्रेस में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। पन्नार तेंदुए को 400 मनुष्यों को मारने का श्रेय दिया जाता है, जबकि 125 मनुष्यों को रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए ने मारा था। ये सब सरकारी आंकड़े हैं। दोनों आदमखोरों में से रुद्रप्रयाग का आदमखोर ज्यादातर सुर्खियों में रहा था, क्योंकि वह ऐसे क्षेत्र में हमला करता था जहां हर साल 60,000 तीर्थ यात्री आते थे। ये तीर्थ यात्री और सरकार द्वारा जारी किए गए डेली बुलेटिन थे जिन्होंने रुद्रप्रयाग के तेंदुए को इतना प्रसिद्ध बना दिया। हालांकि इसने कम मनुष्यों को मारा था पन्नार तेंदुए के मुकाबले। पन्नार का आदमखोर तेंदुआ एक बहुत ही सुनसान क्षेत्र में हमला करता था, इसलिए उसकी खबरें ज्यादा नहीं फैली थी। एक नौकर और अन्य 4 लोगों के साथ जो मेरा कैंप किट उठाए हुए थे, मैं पन्नार तेंदुए को मारने के अपने दूसरे प्रयास के लिए 10 सितंबर को नैनीताल से निकला। जब हम सुबह 4 बजे घर से निकले थे तब आसमान में बादल छाए हुए थे और हम कुछ ही मील चले थे कि बारिश होनी शुरू हो गई। पूरे दिन बारिश होती रही और हम 28 मील चलने के बाद अल्मोड़ा पहुंचे। हम पूरी तरह भीग चुके थे। मुझे अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर स्टिफ के साथ रात बितानी थी, लेकिन पहनने के लिए सूखे कपड़े ना होने पर मैंने उनसे माफ़ी मांगी और डाक बंगले में रात बिताई। वहाँ कोई अन्य यात्री नहीं था और वहाँ के केयर टेकर ने बहुत दयालुता से मेरे लिए 2 कमरे खोल दिए। हर एक कमरे में लकड़ियाँ जलाई और हमने अपने कपड़े वहाँ आग के सामने रख दिए। सुबह तक मेरा किट और मेरे कपड़े पूरी तरह से सूख गए थे और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। मेरा इरादा था कि मैं अल्मोड़ा से उसी रास्ते पर चलूं जो मैंने अप्रैल में अपनाया था और उस घर से तेंदुए का शिकार शुरू करूं जिसमें लड़की की घावों के कारण मौत हो गई थी। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो पनवा नाम का एक आदमी
जो नैनीताल में हमारे लिए छोटे मोटे काम करता था, मेरे सामने आया। पनवा का घर पन्नार घाटी में था और मेरे लोगों से यह जानने पर कि मैं आदमखोर को मारने की कोशिश करने जा रहा था, उसने हमारी पार्टी में शामिल होने की अनुमति मांगी, क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता था और अकेले यात्रा करने से डर रहा था। पनवा को रास्ता पता था और उसकी सलाह पर मैंने अपनी योजना में बदलाव किया और स्कूल के रास्ते देवीधुरा जाने वाली सड़क लेने के बजाय जहां तेंदुए ने मेरा खाना खाया था, मैंने उस सड़क को पकड़ लिया जो पिथौरागढ़ को जा रही थी। हमने पनवानौला डाक बंगले में रात बिताई और अगली सुबह जल्दी शुरुआत की और कुछ मील आगे बढ़ने के बाद हम आदमखोर के इलाके में प्रवेश कर चुके थे, जहां कोई सड़क नहीं थी और जहां किसी के आने जाने का पता लगाना सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स द्वारा लगाया जा सकता था। हमारी रफ्तार धीमी थी क्योंकि गांव दूर दूर तक फैले हुए थे और आदमखोर के ठिकानों के बारे में जानने के लिए प्रत्येक गांव का दौरा करना आवश्यक था, ताकि कहीं से भी उस आदमखोर के बारे में कुछ खबर प्राप्त हो सके। सालन और रंगोट पट्टियों से होते हुए मैं चौथे दिन देर शाम चकाती पहुंचा, जहां मुझे मुखिया ने सूचित किया कि कुछ दिन पहले पन्नार नदी के किनारे सनौली नामक गांव में एक आदमी की हत्या कर दी गई थी तेंदुए द्वारा। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण पन्नार नदी में बाढ़ आ गई थी। मुखिया ने मुझे अपने गांव में रात बिताने की सलाह दी और वादा किया कि अगली सुबह वे मुझे एक गाइड देंगे जो मुझे सही जगह दिखाएगा जहां से हम पन्नार नदी को पार कर सकेंगे, क्योंकि पन्नार नदी पर पुल नहीं बनाया गया था। उनकी सलाह पर मैंने गांव में रात को रुकने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह 2 कमरे खाली कर देंगे, मेरे और मेरे आदमियों के लिए। मुखिया जी से बात करते हुए मैंने ये महसूस किया कि आखिरी कमरे में कोई किराएदार नहीं था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं उसमें रहूंगा और ऊपर के 2 कमरों में से एक कमरे में मेरे आदमी रहेंगे। जिस कमरे को मैंने रात बिताने के लिए चुना था उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे बताया गया था कि आखिरी हत्या दूर नदी की तरफ हुई थी और मुझे पता था कि आदमखोर बाढ़ के दौरान नदी पार करने का प्रयास नहीं करेगा। कमरे में किसी भी प्रकार का कोई फर्नीचर नहीं था और जब मेरे लोगों ने कमरे में से सारा कचरा साफ कर दिया तो शिकायत करते हुए मुझसे कहा कि आखिरी किराएदार बहुत गंदा व्यक्ति रहा होगा जिसने इस कमरे में इतना गंद फैलाया है। मेरे आदमियों ने मेरी ग्राउंड शीट को फर्श पर बिछा दिया और फिर गद्दों की मदद से मेरा बिस्तरा बनाया। मैंने अपना खाना खाया जिसे मेरे नौकर ने आंगन में खुली आग पर पकाया था। क्योंकि 12 घंटों तक मैं पैदल चला था, इसलिए थकान के मारे मुझे सोने में देर नहीं हुई। अगली सुबह सूरज उगा ही था जब मुझे कमरे में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। आंख खुली तो देखा कि एक आदमी फर्श पर बैठा है। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी और वह लेप्रोसी रोग के अंतिम चरण में था। इस दुर्भाग्यपूर्ण आदमी ने मुझसे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैंने उनके कमरे में एक आरामदायक रात बिताई होगी। दरअसल ये आदमी इस कमरे का किराएदार था। उसने बताया कि वह 2 रातों से पास के एक गांव में अपने दोस्तों के साथ था और जब वह लौटा तो मुझे अपने कमरे में सोता हुआ पाकर मेरे बिस्तर के पास बैठ गया और मेरे जगने का इंतजार करने लगा। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग भारत में सभी बीमारियों में से सबसे भयानक है और ये बीमारी पूरे कुमाऊं में बहुत प्रचलित है, विशेष रूप से अल्मोड़ा जिले में। इस बीमारी को लोग एक देवीय प्रकोप मानते हैं जो कि एक दूसरे को छूने से नहीं फैलती है। तो जाहिर है मुखिया ने मुझे यह चेतावनी देना ज़रूरी नहीं समझा कि जिस कमरे को मैंने रहने के लिए चुना था वह वर्षों से एक बीमार आदमी का कमरा था। उस सुबह मुझे कपड़े पहनने में देर नहीं लगी और जैसे ही हमारा गाइड तैयार हुआ हम गांव से निकल गए। कुमाऊं में घूमते घूमते मुझे हमेशा कुष्ठ रोग का भय लगा रहता था और मुझे कभी इतना अस्वच्छ महसूस नहीं हुआ जितना मैंने उस रात को उस अभागे व्यक्ति के कमरे में महसूस किया था। पहली नदी पर जब हम पहुंचे तो मैं रुक गया ताकि मेरा नौकर मेरे लिए नाश्ता तैयार कर सके और मेरे आदमी अपना खाना खा सके। फिर मैंने अपने आदमियों को मेरी ग्राउंड शीट धोने और मेरे बिस्तर को बाहर सूरज में बिछाने के लिए कहा। मैंने कार्बोलिक साबुन की एक टिक्किया ली और नदी की धारा की ओर चल पड़ा, जहां एक छोटा सा तालाब था जो चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों से घिरा हुआ था। मैंने हर उस कपड़े को उस साबुन से रगड़ रगड़ के धोया था जो उस रात मैंने उस कमरे में पहने थे। उसके बाद
उसी साबुन से मैंने खुद को रगड़ा और साफ किया। 2 घंटे बाद जो कपड़े मैंने धोए थे वो रगड़ने की वजह से थोड़े सिकुड़ से गए थे। मैं एक बार फिर साफ सुथरा महसूस करते हुए और नाश्ते के लिए एक शिकारी की भूख के साथ अपने लोगों के पास लौट आया। हमारा गाइड एक शानदार शरीर के साथ लगभग 4 फीट 6 इंच लंबा आदमी था, जिसका सिर बड़ा था और उसके बाल लंबे थे। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कोई कड़ी चढ़ाई करनी है, तो उसने अपने दोनों हाथ खोले और जवाब दिया, बिल्कुल सपाट। ये कहने के बाद वह हमें एक पहाड़ी से नीचे गहरी घाटी में ले गया। फिर वह हमें एक पहाड़ी पर ले गया जो कंटीली झाड़ियों से घिरी थी। क्योंकि सूरज अब सिर पर था, हम पसीने से लथपथ शीर्ष पर पहुंचे। हमारा गाइड, जिसके पैर पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए बने थे, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ था। पहाड़ी की चोटी से एक विस्तृत दृश्य दिखाई दे रहा था, और जब हमारे गाइड ने हमें बताया कि पन्नार नदी तक पहुंचने से पहले हमें अभी भी 2 ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना है, तो पनवा, जो उपहारों से भरा एक बंडल अपने परिवार के लिए ले जा रहा था, उसने एक बड़ा कोट गाइड को सौंप दिया और कहा कि क्योंकि वह हमें कुमाऊं की सभी पहाड़ियों पर चढ़ा रहा था, इसलिए वह बाकी रास्ते के लिए कोट को अब पकड़ेगा। गाइड ने इस बात का बुरा नहीं माना। अब तक हम पगडंडी रहित जमीन पर जा रहे थे, जहां कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। जितना हम नदी के पास आने लगे, उतना ही मेरा मन इससे दूर जाने का हुआ, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक बहाव वाली नदी थी। जैसे तैसे करके हम सभी आखिर में पन्नार नदी तक पहुंच गए। गाइड ने हमें वो सुरक्षित जगह दिखाई जहां से हम नदी को पार कर सकते थे। हम सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और धीरे धीरे नदी को पार करना शुरू किया। कई बार मुझे पाँव में चोट लगी और 2 से 3 मौक़ों पर मेरे बहने तक की नौबत आ गई थी। हमारा गाइड हमारे पीछे पीछे नदी में आ पहुंचा था, और पीछे मुड़कर देखने पर मैंने देखा कि वह छोटा आदमी मुश्किलों में था। जो पानी हमारी जांघों तक आ रहा था, वह उसके लिए कमर तक गहरा था। अचानक से वह तेज बहाव वाले पानी में बह गया। मैं नंगे पैर था और नोकीले पत्थरों पर असहाय था, लेकिन पनवा, जिसके लिए नोकीले पत्थर कोई बाधा नहीं थे, ने अपने साथ ले जा रहे बंडल को नीचे फेंक दिया और बिना किसी झिझक के तेजी से दौड़ पड़ा किनारे से 50 गज नीचे एक चट्टान की तरफ। इस गीली और फिसलन भरी चट्टान पर भागते हुए पनवा लेट गया, और जैसे ही डूबता हुआ आदमी आगे बढ़ा, उसने उसके लंबे बालों को पकड़ लिया और एक हताश संघर्ष के बाद उसे चट्टान पर खींच लिया। हम नदी को पार करने में सफल रहे। जब दोनों आदमी मेरे पास आए, तो गाइड एक डूबे हुए चूहे की तरह लग रहा था। मैंने पनवा को उसकी बहादुरी के लिए बधाई दी, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस आदमी की जान बचाई। कुछ देर मेरी ओर देखने के बाद पनवा ने कहा कि मैंने उसकी जान नहीं बचाई, मैं तो अपने कोट को बचा रहा था जो उसकी पीठ पे बंधा हुआ था। खैर, मकसद जो भी हो, एक त्रासदी टल गई थी, और मैंने यहाँ पे अपने आदमियों को कैंप लगाने को कहा। पनवा, जिसका गांव नदी से 5 मील दूर था, अब मुझे छोड़ के अपने साथ गाइड को ले गया, जो नदी को दूसरी बार पार करने का प्रयास करने से डर रहा था। अगली सुबह हम सनौली की ओर निकले, जहां आखिरी मानव हत्या हुई थी। उस दिन देर शाम हमने खुद को एक चौड़े जंगल में पाया। क्योंकि वहां कोई मानव बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने खुले मैदान में रात बिताने का फैसला किया। हम अब आदमखोर के क्षेत्र में थे, और ठंडी गीली जमीन पर एक बहुत ही बेचैन रात बिताने के बाद दोपहर के करीब सनौली पहुंचे। इस छोटे से गांव के निवासी हमें देखकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने बहुत खुशी से मेरे आदमियों के लिए कमरा बना दिया और मुझे एक चबूतरा दे दिया, जिसके ऊपर एक शेड बना दिया गया था। यह गांव एक पहाड़ी के किनारे पर बना था, जहां से एक घाटी दिखाई देती थी जिसमें टेरेस्ड फील्ड्स थे, जहां से हाल ही में धान की फसल काटी गई थी। एक साइड में घना जंगल था और दूसरी तरफ एक और गांव था। जब नाश्ता तैयार हो रहा था, तो गांव के लोग मेरे पास बैठ गए और बातें करने लगे। मार्च और अप्रैल के दौरान इस इलाके में आदमखोर गुलदार ने 4 इंसानों को मार डाला था। पहली हत्या पहाड़ी के कंधे पर बसे गांव में हुई थी। दूसरी और तीसरी पहाड़ी के चोटी पर स्थित गांव में हुई, और चौथी हत्या सनौली में। सभी 4 लोग रात में मारे गए थे, और तेंदुए ने उन्हें लगभग 500 गज की दूरी पर झाड़ियों के ढेर में ले जाकर खा लिया था। क्योंकि तीनों गांवों के निवासियों के पास किसी भी प्रकार के हथियार नहीं थे,
इसलिए वे शवों को बरामद करने से डर रहे थे। आखिरी हत्या 6 दिन पहले हुई थी और मेरे मुखबिर आश्वस्त थे कि तेंदुआ अभी भी झाड़ियों के ढेर में था। जिस गांव से हम उस दिन पहले गुजरे थे, मैंने वहां से 2 बकरियां खरीदी थीं और शाम होते होते मैंने उसमें से एक छोटी बकरी को उस झाड़ झंकाड़ के रास्ते के किनारे बांध दिया, ताकि ग्रामीणों के दावे का परीक्षण किया जा सके कि तेंदुआ अभी भी आश्रय में है। मैं बकरी के ऊपर नहीं बैठा, क्योंकि आसपास कोई उपयुक्त पेड़ नहीं था, और इसलिए भी कि बादल उमड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रात के दौरान बारिश हो सकती है। जो चबूतरा मुझे सोने के लिए दिया गया था वह चारों तरफ से खुला था, इसलिए मैंने दूसरी बकरी को उसके पास इस उम्मीद से बांध दिया कि अगर तेंदुआ रात के दौरान गांव में आएगा तो वह एक सख्त इंसान के बजाय एक कोमल बकरी को खाना पसंद करेगा। देर रात तक मैं दोनों बकरियों को एक दूसरे को पुकारते हुए सुनता रहा। इससे मुझे यकीन हो गया कि तेंदुआ आसपास नहीं था। हालांकि ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह इलाके में वापस ना आए, इसलिए मैं बेहतरी की उम्मीद में सो गया। रात में हल्की बारिश हुई और सुबह बादल रहित आकाश में सूरज उग गया। बकरा मेरे प्लेटफॉर्म के पास झाड़ियों को संतुष्टि से देख रहा था और बीच बीच में मिमिया रहा था, जबकि घाटी के पार वाला शांत था। अपने नौकर को मेरा नाश्ता गर्म रखने के लिए कहकर मैं घाटी पार करके उस स्थान पर गया जहां मैंने छोटी बकरी को बांधा था। यहां मैंने पाया कि बारिश शुरू होने से कुछ समय पहले तेंदुए ने बकरी को मार डाला, रस्सी तोड़ दी और मारकर अपने साथ ले गया। बारिश ने ड्रैग मार्क्स को धो दिया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि केवल एक ही जगह थी जहां तेंदुआ अपने शिकार को ले जा सकता था, और वह झाड़ियों के घने हिस्से में था। तेंदुए या बाघ का पीछा करके उसे मारना मेरी जानकारी में सबसे दिलचस्प खेलों में से एक है, लेकिन इसे सफलता की किसी भी आशा के साथ तभी शामिल किया जा सकता है जब परिस्थितियां अनुकूल हों। यहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, क्योंकि झाड़ियां काफी घनी थीं। गांव लौटकर मैंने नाश्ता किया और फिर गांव वालों को बुलाया, क्योंकि मैं आसपास के क्षेत्र के बारे में उनसे जानना चाहता था। मैं गांव वालों से यह जानना चाहता था कि क्या वहां कोई और भी जंगल था जहां तेंदुआ जा सकता हो। मुझे बताया गया कि 2 मील से अधिक दूरी पर ऐसा कोई आश्रय नहीं था। दोपहर के समय में झाड़ियों के पास मैं लौट आया जहां उसने बकरी को मारा था। वहां से 100 गज की दूरी पर मुझे बकरी के सभी अवशेष प्राप्त हुए। मैंने कई घंटों तक उसका पीछा करने की कोशिश की, जिसमें बुलबुल, ड्रोंगो और बैबलर की कॉल्स द्वारा मुझे मदद मिली। ये सभी मुझे तेंदुए की हर गतिविधि के बारे में सूचित करते रहे थे। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैंने तीनों गांवों के लोगों को इकट्ठा करके तेंदुए को जंगल से बाहर खुले मैदान में क्यों नहीं खदेड़ा जहां मैं उसे गोली मार सकता था, तो यह कहना जरूरी है कि जैसे ही तेंदुए को पता चलता कि उसे खुले मैदान की ओर ले जाया जा रहा है, वह ढोल पीटने वाले यानी बीटर्स के ऊपर टूट पड़ता और जो भी उसके रास्ते में आता उसे वह मार डालता। तेंदुए को मारने के अपने असफल प्रयास के बाद जब मैं गांव लौटा तो मुझे मलेरिया हो गया और अगले 24 घंटों तक मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा। अगले दिन शाम तक मेरा बुखार उतर गया और मैं शिकार पर जाने में सक्षम हो गया। पिछली रात मेरे लोगों ने दूसरी बकरी को वहीं बांध दिया था जहां पहली बकरी मारी गई थी, लेकिन तेंदुए ने उसे छुआ तक नहीं था। यह सब अच्छा हुआ, क्योंकि तेंदुआ अब भूखा होगा और मैं उसे मारने की आशा के साथ उस तीसरी शाम को निकल पड़ा। जहां 2 रात पहले बकरी को मारा गया था, वहां एक पुराना ओक का पेड़ था। यह पेड़ एक हाई बैंक के बीच में से उग रहा था, जो 2 टेरेस फील्ड्स के बीच स्थित था और पहाड़ी से एक कोण पर झुका हुआ था, जिससे मेरे लिए रबड़ सोल वाले जूतों में उस पर चढ़ना संभव था। उस पेड़ की एक टहनी नीचे की ओर झुकी हुई थी, जिसमें बैठने के लिए एक खांचे जैसी जगह थी, पर वह काफी सड़ी हुई थी और उसमें बैठना काफी असुविधाजनक होता। ये पेड़ की एकमात्र शाखा थी, क्योंकि इसके पश्चात 100 गज के दायरे में कोई अन्य पेड़ नहीं था। इसलिए मैंने इस शाखा पर बैठने का जोखिम उठाया। मेरे पास झाड़ियों में पाए गए पगमार्क और अप्रैल में उस घर की ओर जाने वाले रास्ते पर देखे गए पगमार्क की समानता से विश्वास करने का हर कारण था कि जिस तेंदुए से मैं निपट रहा था
वह पन्नार का आदमखोर गुलदार था। जब मैं पेड़ से पीठ टिकाकर अपनी सीट पर बैठ गया तो मैंने अपने आदमियों से कई कांटेदार झाड़ियां कटवाईं और उन्हें बंडलों में बंधवाकर अपने पेड़ के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांध दी, ताकि मैं अपने आप को तेंदुए से सुरक्षित रख सकूं। 5 बजे तक मैंने अपनी सभी तैयारियां कर ली थी। अपने गले की सुरक्षा के लिए मैंने अपने कोट के कॉलर को ऊपर किया और मेरी गर्दन के पिछले हिस्से की सुरक्षा के लिए मैंने अपनी हैट को पीछे की ओर अच्छी तरह से खींच लिया, ताकि मैं लेपर्ड के हमले से बच सकूं। बकरी को मेरे सामने 30 गज की दूरी पर खेत में बांधा गया था और मेरे आदमी मैदान में बैठे धूम्रपान कर रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। अब तक माहौल एकदम शांत था। झाड़ियों में किसी भी तरह की हलचल नहीं हुई। पर अचानक से एक बैबलर की अलार्म कॉल मुझे सुनाई दी और उसके ठीक 2 मिनट बाद कई सारी वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रशर्स पक्षियों की आवाज सुनाई दी। पक्षियों की ये दो प्रजातियां पहाड़ों में सबसे विश्वसनीय मुखबिर हैं और उन्हें सुनकर मैंने अपने आदमियों को गांव लौटने का संकेत दिया। अगले आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ और फिर जैसे ही सूरज ढलने लगा तो 2 ड्रोंगो पक्षी जो मेरे ऊपर की डाली पर बैठे थे वे अचानक से उड़ गए। मिमियाते समय बकरी का मुंह गांव की ओर था। फिर वे मेरी ओर मुड़ गई और मिमियाना बंद कर दिया। बकरी को देखकर मैं उस जानवर की गतिविधियों का पता लगा सकता था जिसे ड्रोंगो ने देख के कॉल किया था और जिसमें बकरी की रुचि थी, और यह जानवर केवल तेंदुआ ही हो सकता था। रात के अंधेरे में लाइट कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी जब मैं तेंदुए के आने का इंतजार कर रहा था। तब मैंने खुद को स्लग से भरी हुई 12 बोर वाली डबल बैरल शॉटगन बंदूक से सुरक्षित कर लिया था, क्योंकि एक राइफल की गोली की तुलना में तेंदुए को 8 गोलियों वाली शॉटगन से मारना बेहतर था। उस समय भारत में शिकार के दौरान इलेक्ट्रिक लाइट्स और टॉर्चेस का उपयोग नहीं किया जाता था और किसी भी शिकारी को एक पक्का निशाना लगाने के लिए हथियार के थूतन यानी मजल के चारों ओर एक सफेद पट्टी बांधनी पड़ती थी। फिर कई मिनट तक कुछ नहीं हुआ और फिर मुझे हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। मैं जानता था कि तेंदुआ ऊपर नहीं आ सकता था, क्योंकि कांटेदार झाड़ियां पेड़ के चारों ओर बंडल के रूप में बंधी थीं। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं एक दृढ़ आदमखोर से निपट रहा था। अब तेंदुआ अपने दांतों से नीचे बंधी हुई झाड़ियों के बंडलों को जोर जोर से खींच रहा था, ताकि मैं अपना संतुलन खो बैठूं और नीचे गिर जाऊं। मैं ज्यादा हिल डुल नहीं सकता था और मुझे अपने आप को भी सुरक्षित रखना था, क्योंकि सुरक्षा के मामले में मेरी टोपी और मेरा कोट का कॉलर कमजोर थे। अंधेरा था और तेंदुआ जिसने सारी मानव हत्याएं अंधेरे में की थी वे अपने तत्व में था। 400 मनुष्यों को मारने के बाद तेंदुआ मुझसे बिल्कुल नहीं डर रहा था। जैसे कि इस तथ्य से स्पष्ट था कि झाड़ियों को खींचते समय वह इतनी जोर से गुर्रा रहा था कि गांव में लोग तक उसके गुर्राने की आवाज को सुन सकते थे। हालांकि इस गुर्राहट ने लोगों को भयभीत कर दिया था, जैसा कि उन्होंने मुझे बाद में बताया, लेकिन इसका मुझ पर विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे मुझे पता चल गया कि तेंदुआ कहाँ बैठा था। जब तेंदुआ चुप था तब मैं सबसे ज्यादा भयभीत था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी अगली चाल क्या होगी। काफी बार झाड़ियों को कस कर खींचने से गुलदार ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। अब नौबत यहां तक आ गई थी कि अगर तेंदुआ ऊपर को छलांग मारता तो वह मुझे अपने पंजों से छूकर नीचे गिरा सकता था, क्योंकि उसने नीचे की झाड़ियों को अब कमजोर बना दिया था अपने खींचने से। इस घबराहट भरी खामोशी के एक समय बाद तेंदुआ ऊंचे हाई बैंक से नीचे कूद गया, इस आशा में कि तेंदुआ तब आएगा जब उसे मारने के लिए अभी भी पर्याप्त रोशनी थी। मैंने बकरी को पेड़ से 30 गज की दूरी पर बांध दिया था, ताकि मुझे तेंदुए को बकरी तक पहुंचने से पहले मारने का समय मिल सके। लेकिन अब अंधेरे में मैं उस बकरी को नहीं बचा सका जिसका रंग सफेद था, और फिर मैंने सोचा कि जहां तेंदुआ होगा वहां निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। मेरे द्वारा फायर की गई गोली का गुस्से भरी कुर्राहट के साथ स्वागत किया गया। उसी समय मैंने एक सफेद चमक देखी, जैसे तेंदुआ पीछे की ओर चला गया और नीचे मैदान में गायब हो गया। 10 या 15 मिनट तक मैं उत्सुकता से तेंदुए की आवाज़ें सुनता रहा, और फिर मेरे आदमियों ने आवाज़ लगाई और पूछा कि क्या उन्हें मेरे पास आना चाहिए। ऐसा करना अब उनके लिए काफ़ी सुरक्षित था, बशर्त वे ऊंचाई पर बने रहें। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मशालें जलाएं और उसके बाद मेरे निर्देशों का पालन करें। काफ़ी गोलीबारी और इधर उधर भागने के बाद
लगभग 20 आदमी मशाल लेकर गांव से निकले और मेरे निर्देशों का पालन करते हुए मेरे पेड़ के पास आ पहुंचे। पेड़ पर ब्लैक थॉर्न की शाखाओं को सुरक्षित रखने वाली रस्सियों की गांठ तेंदुए द्वारा इतनी कसकर खींची गई थी कि उन्हें काटना पड़ा। कांटों को हटाने के बाद लोग पेड़ पर चढ़ गए और मुझे नीचे उतारने में मदद की, क्योंकि असुविधाजनक सीट के कारण मेरे पैरों में क्रैम्प्स आ गए थे। मशालों की संयुक्त रोशनी ने उस खेत को रोशन कर दिया जिस पर मरी हुई बकरी पड़ी थी, लेकिन परे टेरेस फील्ड्स में अभी भी अंधेरा छाया था। जब सिगरेट मेरे हाथ में दी गई तो मैंने लोगों से कहा कि मैंने तेंदुए को घायल कर दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा घायल हुआ है। और अब हम गांव वापस जाएंगे और सुबह घायल जानवर की तलाश करेंगे। ये बात सुनकर लोगों द्वारा इस पर निराशा प्रकट की गई। यदि आपने तेंदुए को घायल किया है तो निश्चित रूप से अब तक वो मर चुका होगा। हम बहुत सारे लोग हैं और आपके पास बंदूक है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। कम से कम हमें खेत के किनारे तक जाकर देखने दो कि क्या तेंदुए ने खून के निशान छोड़े हैं, ऐसा गांव वालों ने मुझसे कहा। तेंदुए की तुरंत तलाश करने के पक्ष और विपक्ष में सारी दलीलें खत्म हो जाने के बाद मैंने इसके खिलाफ सहमति दे दी। मेरा बेहतर निर्णय यह होगा कि मैं मैदान के किनारे तक जाऊं, जहां से हम नीचे टेरेस फील्ड्स को देख सकते। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैंने उन लोगों से कहा कि वे मेरे पीछे कतार में चलेंगे, अपनी मशालें ऊंची रखेंगे और अगर तेंदुआ हमला करता तो भागेंगे नहीं और मुझे अंधेरे में नहीं छोड़ेंगे। ये वादा उन्होंने बहुत आश्वासन से दिया और जब मशालें पूरी हो गई और तेज जलने लगीं तो हम चल पड़े। मैं आगे चल रहा था और आदमी मेरे 5 गज पीछे चल रहे थे। बकरी तक पहुंचने के लिए हमें 30 गज और खेत के किनारे तक पहुंचने के लिए हमें 20 गज की दूरी तय करनी थी। बहुत धीरे धीरे और शांति से हम आगे बढ़े। जब हम बकरी के पास पहुंचे तो खून के निशान ढूंढने का समय नहीं था। निचले मैदान का दूर का सिरा अब हमें दिखाई दे रहा था। दौड़ते तेंदुए की क्रोधित कुर्राहट में कुछ बहुत ही भयानक होता है, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब मेरे साथी, जिन्होंने मुझे ना छोड़ के भागने का आश्वासन दिया था, वे सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे जब तेंदुआ एकदम से झाड़ी से बाहर निकला। सौभाग्य से मेरे लिए उनके इधर उधर भागने की चिंता में वे एक दूसरे से टकरा गए और उनके हाथों में पकड़ी हुई कुछ जलती मशालें जमीन पर गिर गई, जिससे जमीन पर काफी रोशनी छा गई और मुझे तेंदुए की छाती में गोली मारने का एक सुनहरा अवसर मिला। मेरे द्वारा गोली चलाने की आवाज सुनकर उन लोगों ने भागना बंद कर दिया और फिर मैंने उनमें से एक को यह कहते हुए सुना, ओ नहीं, साहब हमसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि इस शैतान ने हमारी हिम्मत पर पानी फेर दिया है। हाँ, पेड़ पर अपने आज रात के अनुभव से मैं जानता था कि आदमखोर का डर आदमी की हिम्मत को तबाह कर देता है। जहाँ तक भागने की बात है, अगर मैं मशाल लेकर चलने वालों में से एक होता तो सबसे तेज दौड़ता, इसलिए मेरे लिए नाराज होने की कोई बात नहीं थी। जब ग्रामीण इकट्ठे हुए तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप तेंदुए को गांव में वापस ले जाने के लिए बांस के पोल और रस्सी लाए हैं? हाँ, उन्होंने उत्सुकता से उत्तर दिया। हमने उन्हें पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। जाओ और उन्हें ले आओ और तेंदुए को उस पर बांध दो, मैंने कहा। मैं गांव वापस जाना चाहता था, एक कप गर्म चाय के लिए। इसी के साथ मुझे एक बार फिर मलेरिया हो गया था और अब जब सब खत्म हो गया था तो मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार पन्नार का आदमखोर का अंत मेरी बंदूक द्वारा हो गया। उस रात वर्षों में पहली बार सनौली के लोग भयमुक्त होकर सोए। तो दोस्तों, ये थी कहानी पन्नार आदमखोर की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी जितनी मुझे इसे सुनाते हुए आई। मैं बहुत जल्द एक और नई कहानी लेके हाजिर होऊंगा आप सभी के सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ दोस्तों, सिर्फ वापस आने के लिए।